तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जिसे विद्युत धारा के नाम से भी किताबों में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, वही चीज जिसे अगर हम बिजली के जो बोर्ड होते हैं उसके अंदर अपनी उंगली घुसा दें तो हमें एक आनंद का अनुभव होता है, असीम आनंद का अनुभूति होती है, बहुत गहरा आनंद हमें प्राप्त होता है। उसी विद्युत धारा की हम बात करने वाले हैं। तो ये विद्युत धारा या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दो चैप्टर आपकी किताब में लिखा हुआ होगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए, ये पूरी कहानी उत्पन्न हुई सिर्फ एक वस्तु की वजह से, एक चीज की वजह से, जिसे हम बोलते हैं आवेश। ये पूरा कहानी, पूरा चैप्टर किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? सिर्फ एक चीज की वजह से, जिसे हम क्या नाम देते हैं? आवेश नाम देते हैं। आवेश यानी विद्युत आवेश। पूरा नाम क्या है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो आपने क्लास 8th में, 7th में, 6th में ही पढ़ा हुआ है कि जो हमारा परमाणु होता है, पदार्थ का परमाणु, वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश हम लोग पढ़ते हैं? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कि वो ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन को कहते हैं कि वो धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? कि वो उदासीन है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, धन आवेश, ऋण आवेश, जो मानने के पीछे कहानी है, वो सिर्फ मानी गई बातें हैं। मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ऋण प्रकार का, ऋण आवेशित है, और प्रोटॉन को धन आवेशित मान लिया गया। उसी के आधार पर ये सारा आवेश को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाएगा वहां पर ऋण आवेश लेके जाएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋण मान लिया है। तो अगर कोई वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं बाहर से, तो उसके ऊपर ऋण आवेश आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर धन आवेश आएगा। क्योंकि जो परमाणु होता है, अगर हम परमाणु की बात करें, तो परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और दोनों का आवेश बराबर मात्रा में होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है। बस उनकी प्रकृति अलग है, धनात्मक और ये ऋणात्मक। दोनों की प्रकृति अलग अलग थी, एक को ऋण मान लिया, एक को धन मान लिया। तो अगर दोनों की संख्या बराबर है तो परमाणु के अंदर जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, इसलिए परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे परमाणु के पास जाएगा, दूसरी वस्तु के परमाणु के पास जाएगा, तो उस पर ऋण आवेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन का यानी धन आवेश कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से ऋण आवेश आ जाएगा। और अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहां पे प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पहले से ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से वहां पे हम कहेंगे कि धन आवेश ज्यादा हो गया, यानी उस पर धन आवेश आ गया। तो कुल घुमा फिरा के बात इतनी सी है कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पर ऋण आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर धन आवेश आएगा। तो इस वजह से किसी पे इलेक्ट्रॉन आने और जाने की वजह से धन आवेश या ऋण आवेश आ जाता है। और जब किसी के ऊपर आवेश आ जाता है तो वो बहुत सारे प्रभाव दिखाने लगता है, जिन्हें हम विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानेंगे। आगे चैप्टर्स में भी पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव किस वजह से आ रहा है? आवेशन की वजह से आ रहा है, आवेश की वजह से आ रहा है। जब किसी वस्तु पे आवेश है तो विद्युतीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगा या फिर अनुभव करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसी को आवेश की परिभाषा बना के किताबों में लिख दिया जाता है, जिसे हमें याद करना होगा। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या लिखेंगे? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है या अनुभव करता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा या प्रदर्शित करेगा या फिर अनुभव करने का प्रयास करेगा, यानी अनुभव करेगा। तो ये हमारा आवेश की परिभाषा हो गया। फिर हम लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक और ऋणात्मक। उदासीन नहीं, आवेश का कोई प्रकार नहीं है। तीन मत कहिएगा कि धन आवेश, ऋण आवेश और उदासीन। आवेश सिर्फ दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। उदासीन कोई आवेश नहीं है। तो आवेश सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? धन आवेश कब होगा? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और वहां पे धन आवेश आ जाएगा। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धन आवेशित हो जाता है, और जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह धनात्मक आवेश प्राप्त करती है या धन आवेशित हो जाती है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह ऋण आवेशित हो जाती है या ऋण आवेश प्राप्त करती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कहां कहां ऐसा हो सकता है। एक एग्जाम्पल मिलता है धनावेश का।
किसका लेते हैं, धनावेश का। अगर हम कांच की छड़ ले लें, कांच की छड़, कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ दें, किससे रगड़े, रेशम से रगड़े, घर्षण कराते हैं, रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर आता है धनावेश, और रेशम जो होता है उसके विपरीत हो जाती है ऋणावेशित। जो रेशम होगा वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसका मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पे चले गए, कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, रेशम पर चले गए, इसलिए रेशम ऋणावेशित हो गया और कांच क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो कांच को अगर धनावेशित करना है तो हम रेशम से रगड़ देंगे, तो रेशम से कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर चले जाएंगे और कांच हमारा धनावेशित हो जाएगा और रेशम हमारा इसके विपरीत ऋणावेशित हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऋणात्मक की बात करें तो एबोनाइट छड़, एबोनाइट की छड़ अगर ले लें, एबोनाइट की छड़ ले लें, अगर इसे हम रगड़ दें, किससे, ऊन से या फर से, ऊन से या फर से अगर इसको रगड़ दिया जाए, ऊन या फर से रगड़ दिया जाए तो एबोनाइट हो जाता है ऋण आवेशित, मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट की छड़ पे आके चिपक जाते हैं, तो हो जाता है ऋण आवेशित हो जाता है। और इसके विपरीत ऊन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर लेगा, ऊन क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर लेगा। तो दो वस्तुओं के घर्षण करने से भी आवेशन हो सकता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे चला जाएगा, जिससे जाएगा वो धनावेशित, जिस पर जाएगा वो ऋणावेशित। तो पूरी कहानी यही है आवेश की, दो प्रकार के आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक। बात क्लियर है? चलिए कुछ और बात करते हैं इस पर। अगर हमें देखा जाए आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज, आवेश के गुण प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट हम क्या समझते हैं कि जो आवेश होता है वो क्वांटाइज होता है, क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या है कि अभी हमने कहा कि जब किसी पर आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आएगा, प्रोटॉन नाभिक के अंदर वो आ जा नहीं सकता, फ्री कौन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन जो घर्षण के द्वारा हम रगड़ करके एक दूसरे में पहुंचा सकते हैं उसको ऊर्जा दे करके। तो जा कौन रहा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेश आएगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, एक पूर्ण संख्या में ही जाएगा, कभी आधा इलेक्ट्रॉन, आधा तिहाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक की संख्या में, दो की संख्या में, चार की संख्या में, छह की संख्या में, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब कहीं आवेश आएगा किसी वस्तु पर तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणा जाएगा, मतलब 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ऐसे आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो चार्ज हमारा होता है क्वांटाइज होता है, यानी आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब हम आवेश को अगर Q से लिखते हैं तो हम Q बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस NE। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस NE, जहां पे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आए गए, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप कक्षा 8 में ही पढ़ के आए हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना ऋण आवेश उसके ऊपर होता है। इसलिए प्लस माइनस यहाँ सूत्र में लिखा है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस लेकर के आएगा, जाएगा तो प्लस छोड़ के जाएगा। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम वैज्ञानिक का नाम है, यह आवेश का मात्रक होता है SI पद्धति में या MKS पद्धति में। SI या MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। SI पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो यहां हमने मात्रक के बारे में भी समझ लिया। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आवेश की क्या है, ये वेग से स्वतंत्र होता है या वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो होगा वो वेग पर निर्भर नहीं करेगा, उसका वेग चाहे जितना हो, चाहे जितने वेग से आवेश चल रहा हो, उसके आवेश का जो मान होगा वो बदलने वाला नहीं है।
चाहे वो स्थिर हो या फिर तेजी से चल रहा हो या फिर स्लो चल रहा हो, अगर आवेश गतिशील भी है तभी भी उसका जो आवेश का मान है वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी वेग से चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश का मान उतना ही रहेगा। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं गुण में कि अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के मतलब क्या, एक प्लस और एक माइनस, अगर एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है तो इनके बीच आकर्षण लगेगा, इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। मतलब दो विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींच रहे होते हैं। और अगर समान प्रकृति के हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, ऐसी स्थिति में जो विद्युत बल लगता है वो क्या लगता है, यस, प्रतिकर्षण लगता है। यहां पे क्या लगता है, प्रतिकर्षण। यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये रही आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज, गुणों के बारे में। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, इंपॉर्टेंट है, इस पे आंकिक प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखिएगा। और विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण लगेगा और समान प्रकृति के आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा। प्लस प्लस दूर भागेंगे, माइनस माइनस दूर भागेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश का मात्रक, जो हमारा आवेश है उसके मात्रक क्या क्या होते हैं। तो आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है कूलाम। एसआई पद्धति में क्या होता है, कूलाम। आप लिख लीजिए कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाए हमसे, सीजीएस पद्धति में, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलाम होता है। एक और मात्रक होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये होता है एब कूलाम, एब कूलाम। तो एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम है, सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम है और विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम है। इनमें अगर संबंध की बात करें अगर, तो एक कूलाम में अगर देखेंगे तो एक कूलाम में कितने स्थैत कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। अगर एसआई पद्धति वाले को सीजीएस में बदलना है तो कितना होगा, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम हो जाता है। अगर विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम में बदलें तो एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। हालांकि इन दोनों की जरूरत हमें नहीं, हमें ज्यादा एसआई की ही जरूरत है। इसी से हमारा काम 10th लेवल पे चल जाएगा कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कूलाम। इसको भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चंस में मिल सकता है। माइक्रो कूलाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो माइक्रो कूलाम, जिसको शॉर्टकट में म्यू सी लिखा जाता है, म्यू सी, म्यू सी। तो एक कूलाम में कितने माइक्रो कूलाम होंगे, माइक्रो कूलाम आवेश का छोटा मात्रक है। तो एक कूलाम में अगर माइक्रो कूलाम पूछा जाए तो एक कूलाम में होता है 10⁶ माइक्रो कूलाम। एक कूलाम में होता है 10⁶ माइक्रो कूलाम। एक कूलाम में 10⁶ माइक्रो कूलाम होता है। चलिए, ये तो हो गया आवेश के मात्रक। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा क्या, कि जब किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है, जब चालक के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसके पास एक नई प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है, गुण उत्पन्न हो जाती है, इसे हम क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। अगर किसी चालक के अंदर आवेश चल रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का गुण आ जाता है, जिसे अगर हम छू लें तो हमें क्या होगा, परमानंद का अनुभव हो जाएगा। उस गुण को हम लोग नाम देते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो आप इसमें इसका मान हम बताते हैं कि इसका मान कितना होता है, उसी को हम लोग विद्युत धारा नाम के परिभाषा बना देते हैं। तो किसी चालक के अंदर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम देखते हैं कि प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी आवेश प्रवाह की दर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आवेश प्रवाह की दर, कि किस दर से चालक के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग विद्युत धारा नाम देते हैं। तो क्या कह सकते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती। क्या डिफिनेशन हो जाएगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अगर हम ये मान लें कि t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्या मान लें, यदि t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो विद्युत धारा I बराबर, हम विद्युत धारा को I से लिखते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T। ये क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का सूत्र हो गया I इज इक्वल टू Q बाई T। यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा का अगर मात्रक निकाला जाए तो क्या आएगा, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, अभी पीछे हमने पढ़ा। और समय का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसी को एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। क्या किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो उन वैज्ञानिकों को उनके सम्मान लेने के लिए उनके नाम पे कई मात्रक बना दिए गए हैं, जिनमें से एक है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा गया है। अन्य मात्रक भी इसके होते हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को हम MA लिख देते हैं, मिली एम्पियर को क्या लिखते हैं, MA। माइक्रो एम्पियर को क्या लिखते हैं, म्यू ए। माइक्रो एम्पियर को क्या लिखते हैं, म्यू ए। अब मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जो होते हैं छोटे मात्रक है। क्या होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं। तो अगर 1 एम्पियर में पूछा जाए हमसे कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, तो होता है 10 टू द पावर 3। 1 एम्पियर में 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर होता है। ऐसे ही अगर माइक्रो एम्पियर पूछा जाए तो 1 एम्पियर में 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। तो ये जो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर है, ये विद्युत धारा के छोटे मात्रक है, एम्पियर से भी छोटे हैं ये। तो ये हो गया आवेश का मात्रक। अब इसके लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है कि अब विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होता है। हालांकि ये अदिश राशि है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन विद्युत धारा में एक दिशा होता है, वो किस दिशा में चलेगा। तो अगर इसकी दिशा की हम बात करें तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने की जो दिशा होती है, वो हमेशा धन आवेश की दिशा में होती है। इसकी दिशा की अगर बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो विद्युत धारा जो होता है धन आवेश के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश
के प्रवाह की दिशा में होती है। कहाँ होता है? धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित होता है उसी दिशा में विद्युत धारा चलती है। लेकिन अभी हमने पीछे कहा था कि कोई अगर चालक है, कोई चालक का मतलब है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो कोई चालक पदार्थ है तो उसके अंदर जो आवेश आ जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आ जा रहा है। प्रोटॉन तो स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन ही घूमता है इधर उधर, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की वजह से आवेश आ रहा, मतलब विद्युत धारा आ रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताना होगा। धन आवेश इधर चलता, विद्युत धारा उधर ही चलती है, और धन आवेश के विपरीत चलेगा ऋण आवेश। अगर धन आवेश इधर जा रहा तो ऋण आवेश इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके विपरीत विद्युत धारा चलती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। में प्रवाहित होती है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत धारा की दिशा के बारे में हो गया। जिधर आवेश चलेगा, धन आवेश चलेगा, विद्युत धारा उधर ही चलेगी। या ऐसे कहें कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे, विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ये तो बात रही इसके परिभाषा की, सूत्र की और दिशा की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो समझना विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ये क्या होता है? देखिए, कोई भी आवेश हो, अकेला हो चाहे आवेशों का समूह हो, अगर हम कहीं आवेश को रख दें, चाहे धन आवेश हो या माइनस आवेश हो, कोई भी आवेश हो, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी हो, या आवेशों का समूह हो, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हो या एकलौता आवेश हो, ठीक, ये आवेश रखे हुए, तो इनके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को अगर हम ला के रखें तो वह क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, यानी विद्युत बल का अनुभव करेगा, यानी इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर उस क्षेत्र से बाहर लेके चले जाएं तो इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चुंबक के साथ होता है, चुंबक के आसपास अगर हम लोहे के टुकड़े को रखें तो खींच लेगा, लेकिन बहुत दूर कर देंगे तो नहीं खींच पाएगा, तो उसका एक क्षेत्र होता है। तो वही इस आवेश के साथ भी होता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस आवेश का या आवेश के समूह का विद्युत क्षेत्र है। क्या ये विद्युत क्षेत्र है? तो अब विद्युत विभव के बारे में हमें जानना। विद्युत क्षेत्र हमारा टॉपिक नहीं है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। हमें विद्युत विभव यहां जानना है। तो विद्युत विभव क्या होता है कि जब हम किसी धन आवेश को, ये ध्यान रखेंगे, धन आवेश लिया गया है, ये जो भी पैटर्न बनाया गया, जो भी परिपाटी बनाई गई है, वो धन आवेश को लेकर के बनाई गई है, तो चेंज नहीं करेंगे, धन आवेश याद रखेंगे। तो जब किसी धन आवेश को अनंत से, मतलब बहुत दूर से, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, इसके जो क्षेत्र है उसके बाहर से लाना है, तो जब अनंत से किसी धन आवेश को हम ले करके आते हैं इसके क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, मान लिया इसका क्षेत्र यहां तक है, इस बिंदु पर हम ले आए, बिंदु को मान लिया P, इस बिंदु P पर इस धन आवेश को ला करके यहां रखना है, यहां तक लाना है, ठीक। तो यहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य होगा। क्या होगा? इसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो हम ये पता करेंगे कि इसके एकांक आवेश को अगर लेकर के आते, हमने कुछ आवेश लाया, अगर उसका एकांक आवेश लेकर के आ रहे होते तो कितना कार्य करना पड़ता या कितना कार्य होता, उस कार्य को इस बिंदु का हम नाम देते हैं विद्युत विभव। कहेंगे इस बिंदु पर विद्युत विभव उतना है,
तो किसी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धन आवेश को वहां लाने में करना पड़ता है। कहां से लाते हैं? क्षेत्र के बाहर से, मतलब अनंत से। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे विद्युत विभव का? क्या लिखेंगे? देखें, किसी एकांक धन आवेश को, एकांक मतलब इकाई धन आवेश लाना है, और कैसा आवेश लाना है? धन आवेश लाना है। किसी एकांक धन आवेश को, मतलब धनात्मक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पे क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर। अब जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव नाम दिया गया। तो अगर हम मान लें कि Q प्लस Q कूलाम आवेश को लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर, विद्युत विभव को V से लिखते हैं, तो विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। Q कूलाम को लाने में W जूल कार्य है, तो एकांक कूलाम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कुल किए गए कार्य में कुल आवेश से भाग दे देंगे, तो V बराबर W/Q। ये आ जाएगा विभव का सूत्र, ये विभव की परिभाषा। अगर हम इसका मात्रक निकाल लें, विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक क्या होगा? W है कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या हमने पढ़ा है? कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, इसी को वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी वैज्ञानिक का नाम है। तो विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब इसमें भी कई मात्रक हो सकते हैं, छोटे बड़े मात्रक, जैसे एक मिली वोल्ट, एक काम करते हैं, लिख लेते हैं मिली वोल्ट। अब एक वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होंगे? जैसे 1 एम्पियर में मिली एम्पियर था, वैसे 1 वोल्ट में मिली वोल्ट होते हैं। कितना होता है? 10⁻3। 1 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट के बाद होता है माइक्रो वोल्ट। जैसे माइक्रो एम्पियर था, वैसे क्या होगा? माइक्रो वोल्ट। तो 1 वोल्ट में कितने माइक्रो वोल्ट होंगे? 1 वोल्ट में कितने माइक्रो वोल्ट होंगे? 10⁻6। ये छोटे मात्रक है, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। बड़े भी होते हैं जिन्हें हम क्या, किस नाम से जानते हैं? मेगा वोल्ट और किलो वोल्ट से। मेगा वोल्ट और किलो वोल्ट। तो अगर मेगा वोल्ट की बात करें कि 1 मेगा वोल्ट, ये बड़े मात्रक है, तो 1 मेगा वोल्ट में होता है 10⁻6 वोल्ट। 10⁻6 वोल्ट। ऐसे किलो वोल्ट होता है, किलो वोल्ट भी बड़ा मात्रक है, तो 1 किलो वोल्ट में होता है 10⁻3 वोल्ट। 3 मात्रकों को भी याद रखेंगे, जरूरत पड़ सकती है, न्यूमेरिकल्स में बदलने में आ सकता है काम।
ये तो बात हुई विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या है? अनंत से किसी एकांक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को लाना है विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर। उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। चलिए अब लास्ट में आते हैं, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का अंतर, विभवांतर। अब विभवांतर क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दो बिंदु ले लिए जाएं, उन दो बिंदुओं पर अलग अलग विभव होगा, उन विभव का जो अंतर होगा वह दोनों के बीच का विभवांतर कहलाएगा। दो विभव का अंतर ही विभवांतर है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर दो अलग अलग बिंदु जहां विभवांतर अलग अलग, विभव अलग अलग है, उनके बीच का जो अंतर होगा वो कहलाएगा विभवांतर। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो इसको दूसरे शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे हमने एकांक आवेश को अनंत से बिंदु तक लाया तो उसमें कार्य करना पड़ा, वो क्या है? उस बिंदु का विभव है। ऐसे दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो वहां भी कार्य करना पड़ेगा, वो दूसरे बिंदु का विभव होगा। तो अगर दोनों बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को गति कराएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वहां भी कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या है? दोनों कार्यों के बीच का अंतर है, मतलब दोनों के विभव का अंतर है, जिसे हम विभवांतर नाम देते हैं। तो क्या परिभाषा बन जाएगा? विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच एकांक धनात्मक आवेश को स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर कहलाता है, जिसे हम विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर कहलाता है। तो अगर हम मान लें कि दो बिंदु हमारे ए और बी हैं, दो बिंदु क्या है? ए और बी। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ए और बी है, यहाँ का विभव ए है, यहाँ का विभव बी है। अगर हम एक प्लस क्यू कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर को अगर हम वी ए बी लिख दें, ए और बी के बीच का विभवांतर वी ए बी लिख दिया, तो क्या होगा? विभव का अंतर वी बी में से वी ए घटा देंगे। ए से बी ले जा रहे हैं तो वी बी में से वी ए को घटा देंगे। अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो कार्य है वो डब्ल्यू ए बी है और आवेश कितना ले गए? प्लस क्यू, तो डब्ल्यू ए बी बटे क्यू, तो विभवांतर वी ए बी क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, या डब्ल्यू ए बी बटे क्यू। एकांक धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा? दोनों के बीच का विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर में दोनों को घटा लिया और कार्य को अगर डब्ल्यू ए बी मान लिया और आवेश कितना ले गए? क्यू, तो विभवांतर वी ए बी क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी बटे क्यू हो जाएगा। विभवांतर का भी मात्रक वही है जो कि विभव का है, विभवांतर का भी मात्रक वही है जो विभव का है। तो ये तो रही बात, हमने विद्युत धारा, उसके बाद विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ लिया।
चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। तो प्लीज वीडियो को तब तक पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।